प्रगति का माप केवल उत्पादन के आंकड़ों में नहीं है, बल्कि उस हवा की गुणवत्ता में है जिसे हम सांस लेते हैं। ये बात हमें सीधे आज की हमारी बातचीत के मुद्दे पर ले आती है। हर साल सर्दियों में उत्तर भारत के शहर, खासतौर पर दिल्ली, एक धुंधली चादर में ऐसे लिपट जाते हैं मानो ये कोई नई बात ही न हो। ये हमें हर साल याद दिलाता है कि भारत में वायु प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है। लेकिन हाल ही में एक दिलचस्प बात हुई। भारत में चीनी दूतावास के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक जमाने में चीन भी इसी तरह के गंभीर धुंध से जूझ रहा था और वो नीले आसमान तक पहुंचने के अपने अनुभव हमारे साथ बांटने को तैयार हैं। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर इसी की पड़ताल करेंगे। आखिर चीन की समस्या कितनी बड़ी थी, उन्होंने ऐसा क्या किया कि हालात बदल गए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत वो रास्ते अपना सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि क्या भारत और चीन की समस्या वाकई एक जैसी है या हम दो अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस का लेख 2023 के एक अध्ययन का जिक्र करता है जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक रिसर्चर भी शामिल थे। ये स्टडी कहती है कि आज भारत ठीक उसी जगह खड़ा है जहां 2000 के दशक के आखिर में चीन था। मतलब हवा में पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम का खतरनाक स्तर और उससे होने वाला स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का भारी नुकसान। और मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि दोनों के गुनाहगार भी एक जैसे ही रहे होंगे, तेज रफ्तार से विकास और शहरीकरण। बिल्कुल। 1978 में आर्थिक सुधारों के बाद चीन ने सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2000 आते आते आसमान धुंधला हो गया और नदियां जहरीली हो गई। हाँ, जहरीली हो गई। कल्पना कीजिए 2000 के दशक में बीजिंग का ये हाल था कि दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलानी पड़ती थीं, स्कूल बंद हो रहे थे, लोग घरों से निकलने में डर रहे थे। इसे एयरपोकैलिप्स का नाम दिया गया। एयरपोकैलिप्स, जी। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक राष्ट्रीय शर्म और स्वास्थ्य आपातकाल बन चुका था। और 2008 के बीजिंग ओलंपिक ने तो इस पर पूरी दुनिया की नजर डाल दी होगी। सही पकड़ा। 2008 के ओलंपिक ने इस मुद्दे को दुनिया के सामने ला दिया और ये सरकार के लिए एक बड़ी बेइज्जती का सबब बन गया। उस समय उनका मुख्य दुश्मन था PM 2.5। ये इतने छोटे कण होते हैं कि सांस के जरिए फेफड़ों में जाकर सीधे खून में मिल सकते हैं। और इसके स्रोत? वही भारी उद्योग, घरों को गर्म करने के लिए जलने वाला कोयला, गाड़ियों का धुआं और हाँ, हमारी ही तरह पराली जलाना। तो चीन बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जहां आज हम हैं, एयरपोकैलिप्स के बीच। लेकिन आज बीजिंग की हवा काफी साफ मानी जाती है। ये बदलाव रातों रात तो नहीं हुआ होगा। उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पा रहे हैं? उन्होंने एक जंग छेड़ी और उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे अनोखा हथियार था कैडर मूल्यांकन प्रणाली, यानी कैडर इवैल्यूएशन सिस्टम। उन्होंने प्रदूषण को सीधे तौर पर सरकारी अधिकारियों के करियर से जोड़ दिया। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कि अगर आपके शहर की हवा खराब है तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा? बिल्कुल। ये सिर्फ एक और सरकारी योजना नहीं थी, ये अधिकारियों के करियर के लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। मेयर से लेकर गवर्नर तक सबके लिए साफ साफ टारगेट तय किए गए कि आपको अपने इलाके में PM 2.5 का स्तर इतने प्रतिशत तक कम करना ही होगा। प्रदूषण नियंत्रण उनके प्रमोशन का टिकट बन गया था। और जब किसी अधिकारी का करियर दांव पर लगा हो तो नीतियां सिर्फ कागज पर नहीं रहती, जमीन पर उतरती हैं। ये तो शासन के मूल तंत्र को ही बदल देने जैसा है। जबरदस्त जवाबदेही तय कर दी। और उद्योगों का क्या? उन पर कैसे नकेल कसी गई? वो दूसरा बड़ा कदम था, सीधी और सख्त औद्योगिक कार्रवाई। हजारों की संख्या में प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी औद्योगिक इकाइयां जैसे बिजली घर, स्टील प्लांट और रासायनिक कारखानों पर ताला लगा दिया गया। बस बंद कर दिया? हाँ, बंद कर दिया। और जो उद्योग चल रहे थे उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया कि वो प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करें, कोई रियायत नहीं। और तीसरा बड़ा कदम था इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जिसके बारे में हम आज भी चीन की मिसाल देते हैं। हाँ, और उन्होंने इसे बहुत बड़े पैमाने पर किया। सबसे शानदार उदाहरण है शेंज़ेन शहर। 2017 में इस शहर ने अपनी 16,000 से ज्यादा बसों के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक कर दिया। 16,000 बसें? जी, ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला शहर था। सोचिए, उस समय शेंज़ेन की आबादी लगभग 1.25 करोड़ थी, जो आज के बेंगलुरु के बराबर है। तो एक झटके में शहर के अंदर गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण लगभग खत्म हो गया। हाँ, काफी हद तक। इन तीनों में से सबसे ज्यादा असरदार क्या रहा? क्या हमारे पास इसका कोई डेटा है कि किस कदम ने सबसे ज्यादा फर्क डाला? हाँ, बिल्कुल।
सिंघुआ विश्वविद्यालय की एक रिसर्च बताती है कि 2013 और 2017 के बीच हवा की गुणवत्ता में जो सुधार हुआ, उसका सबसे बड़ा श्रेय कोयला बॉयलरों पर लगाए गए नियंत्रण को जाता है। अच्छा। उसके बाद घरों में हीटिंग के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल, फिर स्थानीय प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करना और उसके बाद गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण का नंबर आता है। सुनने में ये सब बहुत प्रभावशाली लगता है। एक मजबूत सरकार जिसने सख्त फैसले लिए और नतीजे सामने हैं। लेकिन क्या इस मॉडल में कोई खामियां नहीं थीं? क्या ये सब इतना आसान था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी सीमाओं को समझना भारत के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली समस्या थी आंकड़ों में हेराफेरी। मतलब? ऊपर से इतना ज्यादा दबाव था कि कई स्थानीय नेताओं ने लक्ष्य पूरा दिखाने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशनों के पास हवा साफ करने जैसी तरकीबें अपनाई। अच्छा। या फिर बंद की गई फैक्ट्रियों को गुपचुप तरीके से रात में फिर से खोल दिया गया ताकि आर्थिक लक्ष्य भी पूरे होते रहें। मतलब सिस्टम को धोखा देने की कोशिशें भी हुई। जाहिर है। और क्या ये सुधार टिकाऊ है? क्या चीन हमेशा के लिए समस्या से उबर गया है? यहीं पर दूसरा बड़ा सवाल उठता है। 2021 में जब चीन में बिजली की भारी कमी हुई, तो सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया। इससे ये डर फिर से पैदा हो गया है कि PM 2.5 और जमीनी स्तर के ओजोन का स्तर फिर से बढ़ सकता है। सही बात है। और एक और बात, चीन के वायु गुणवत्ता के मानक आज भी पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी ढीले हैं। यानी जिसे चीन साफ हवा कहता है, वो शायद यूरोप या अमेरिका के मानकों पर अभी भी प्रदूषित ही मानी जाएगी। तो ये साफ है कि चीनी मॉडल कोई जादुई छड़ी नहीं है। अब आते हैं भारत पर। हमारे यहाँ भी 1980 के दशक से पर्यावरण कानून है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जैसी योजनाएं हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है? यहीं पर दोनों देशों के सिस्टम का बुनियादी फर्क सामने आता है। लेख में जिस 2023 के तुलनात्मक अध्ययन का जिक्र है, वो दो मुख्य कारण बताता है। पहला, राजनीतिक इच्छा शक्ति और उसे लागू करने के लिए जरूरी पैसा, और दूसरा, एक ऐसी जवाबदेही वाली व्यवस्था जो ऊपर बने नियमों को नीचे तक सख्ती से लागू करवा सके। इसे थोड़ा और आसान करते हैं। पहला फर्क तो शासन प्रणाली का ही हुआ है ना? बिल्कुल। चीन में एक सिंगल पार्टी, ऊपर से नीचे वाली, जिसे यूनिटरी कहते हैं, वो व्यवस्था है। एक आदेश बीजिंग से आता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। और हमारे यहाँ एक संघीय यानी टियर्ड ढांचा है। केंद्र सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों और फिर नगर पालिकाओं की होती है। और अक्सर इनके अधिकार क्षेत्र आपस में टकराते हैं। सही कहा। और प्रदूषण के लिए किसी एक की जवाबदेही तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिल्ली की सरकार केंद्र को दोष देती है, केंद्र पड़ोसी राज्यों को, और बात वहीं खत्म हो जाती है। बिल्कुल यही होता है। और प्रदूषण के स्रोतों में भी तो अंतर है। क्या ये भी एक वजह है? हाँ, ये दूसरा बड़ा अंतर है। भारत में खासकर ग्रामीण इलाकों में घरों में खाना बनाने के लिए बायोमास यानी लकड़ी और उपले जलाना प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। चीन में यह समस्या उस स्तर पर नहीं थी। केंद्र की उज्ज्वला योजना ने कुछ मदद तो की है। मदद जरूर की है, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों तक सस्ता और सुलभ स्वच्छ ईंधन पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। विकास का चरण भी एक महत्वपूर्ण कारक लगता है। निश्चित रूप से। यह तीसरा अंतर है। जब चीन ने प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़ी, तब तक वह अपने ज्यादातर लोगों तक बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें पहुंचा चुका था। तो वो जोखिम उठा सकते थे। हाँ, वो कुछ पावर प्लांट और उद्योग बंद करने का आर्थिक जोखिम उठा सकते थे। भारत अभी भी अपने सभी नागरिकों तक 24 घंटे बिजली और रोजगार पहुंचाने की चुनौती से जूझ रहा है। तो ऐसे में अक्सर पर्यावरण की सुरक्षा को विकास के रास्ते का रोड़ा मान लिया जाता है। हाँ, ये एक आम धारणा बन जाती है। और हमारी नीतियों के नजरिए में क्या फर्क है? आपने चीन की लगातार कार्रवाई का जिक्र किया था। ये चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। चीन का दृष्टिकोण प्रोएक्टिव और लगातार कार्रवाई वाला था। उन्होंने एक दीर्घकालिक योजना बनाई। इसके उलट हमारी ज्यादातर नीतियां जैसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP रिएक्टिव है। GRA यानी जब दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है तब हम एक्शन में आते हैं। ठीक समझे। जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तब हम निर्माण कार्य रोकते हैं, ट्रकों की एंट्री बंद करते हैं या गाड़ियों के लिए ऑड इवेंट जैसे नियम लाते हैं।
हम आग लगने के बाद कुआं खोदते हैं। बिल्कुल, आग लगने से रोकने के लिए पहले से तैयारी नहीं करते, और ये सिर्फ एनसीआर तक ही सीमित है, जबकि समस्या पूरे गंगा के मैदानी इलाके की है। तो इन सब बातों को सुनकर तो ऐसा लगता है कि भारत के लिए चीन के मॉडल की हूबहू नकल करना न तो मुमकिन है और न ही शायद सही होगा। आप बिल्कुल सही हैं, नकल करना समाधान नहीं है, लेकिन कुछ रणनीतियां जरूर अपनाई जा सकती हैं, जैसे उद्योगों और गाड़ियों के लिए उत्सर्जन के नियम और सख्त करना और उन्हें ईमानदारी से लागू करवाना। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हाँ, स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, और सबसे जरूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाना कि लोग अपनी गाड़ी घर पे छोड़ना पसंद करें। दिलचस्प बात यह है कि लेख कहता है कि चीन भी भारत से कुछ सीख सकता है। ये थोड़ा हैरान करने वाला है। हाँ, और वो सीख सकता है विकेंद्रीकरण और कानूनी जवाबदेही। हमारे यहाँ न्यायपालिका ने जनहित याचिकाओं यानी PILs के जरिए कई बार सरकारों को सीधे एक्शन लेने पे मजबूर किया है। सही बात है। ये एक बॉटम अप अप्रोच है, जहाँ आम नागरिक भी सिस्टम को जवाबदेह ठहरा सकता है। ये तरीका चीन की टॉप डाउन प्रणाली में एक जरूरी संतुलन ला सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि साफ हवा के लिए सिर्फ अच्छी नीतियां बनाना काफी नहीं है। इसके लिए जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति, हर स्तर पर तय की गई जवाबदेही और बहुत सारे वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। चीन का अनुभव हमें अहम सबक सिखाता है, लेकिन आखिरकार भारत को अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था, विकास की जरूरतों और प्रदूषण के अपने अनूठे स्रोतों को ध्यान में रखते हुए अपना ही रास्ता बनाना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर गहरी समझ बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो नीति निर्माण के लिए हो या सिर्फ एक जागरूक नागरिक होने के नाते। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमें फॉलो करें। जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगी। चीन का मॉडल मुख्य रूप से तकनीकी और प्रशासनिक समाधानों पर टिका था, फैक्ट्री बंद करो, गाड़ियां बदलो। लेकिन भारत की चुनौती का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक और व्यवहारिक भी है, जैसे ग्रामीण घरों में ईंधन चुनने की आदत या पराली जलाने की आर्थिक मजबूरी। तो सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ ऊपर से थोपी गई सख्त नीतियां भारत में काम कर पाएंगी, या हमें एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो जमीनी स्तर पर लोगों की आदतों, जरूरतों और मजबूरियों को भी समझे और संबोधित करे।